राजस्थान चुनावों के मोड में है और इस मोड में कन्वर्ट होते ही भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टियां और साथ ही छोटी पार्टियां भी अब एक्टिव हो चुकी हैं। बीजेपी के कद्दावर नेता आज हमारे साथ हैं मुकेश दाधीच जी। प्रदेश उपाध्यक्ष है भाजपा के, लगातार दूसरी बार 2 बार प्रदेश मंत्री रहे हैं, बगड़ नगर पालिका के उपाध्यक्ष रहे हैं, राजनीतिक रूप से भी कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल कोटा संभाग के भाजपा के प्रभारी हैं। तो आज हम रायशुमारी करेंगे इस मुद्दे पे कि भारतीय जनता पार्टी 2023 का जो चुनाव है उसको किस तरीके से, किसके नेतृत्व में या सामूहिक नेतृत्व में किस तरह से उस चुनाव को लड़ेगी। पिछली बार आधा परसेंट से भी कम वोट से बीजेपी सरकार बनाने से रह गई थी बेसिक, अगर पूरा अपन कंक्लूटिवली देखें तो पहले तो मैं आपका स्वागत करूंगा मुकेश जी। फिर जानना चाहेंगे कि क्या आपका रहेगा पूरा इस चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी का मोड ऑफ वर्क क्या रहेगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह अभी चुनावी मोड में है और पिछले लगभग 2 साल से हमने जिस प्रकार की तैयारियां की है, जी बूथ से लेकर के और ऊपर तक की जितनी एक तैयारी है, मैं समझता हूँ पार्टी बहुत सशक्त माध्यम से, सशक्त तरीके से हमने काम किया। 51,187 बूथ है पूरे देश में। फोटोयुक्त बूथ समिति बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया और आज हमने पन्ना प्रमुख तक पार्टी को पहुंचा करके नीचे ग्राउंड रूट तक पार्टी को बहुत मजबूती के साथ खड़ा किया है। और जहाँ तक अन्य विषय हैं, मुद्दों की बात है, चाहे राजनीतिक रूप से, तो अभी पार्टी की 2 तारीख से परिवर्तन यात्राएं शुरू हो रही है और 4 यात्राएं पार्टी शुरू करने वाली है। जी रणथंभौर से शुरू करने वाली है और 4 यात्राएं 2, 3, 4, 5 में होने वाली है। तो इन चारों परिवर्तन यात्राओं के माध्यम से पार्टी एक व्यापक परिवर्तन की राह पर निकल चुकी है और मुझे लगता है कि जिस प्रकार का राजस्थान की जनता में आक्रोश है, जी उस आक्रोश के देखते हुए दो तिहाई बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ बनने वाली। आक्रोश के जो मुद्दे हैं, आप क्या मानते हैं? राजस्थान एक शांत प्रदेश, सीधे सरल ज्यादातर लोग, ऐसे में इस बार 2023 की सदी 23 साल की हो रही है और दिसंबर में चुनाव हैं, क्या मुद्दे रहेंगे इस बार? देखिए, मैं ये निवेदन करूंगा कि अगर छात्र राजनीति से मैं इसको देखता हूँ, जी तो मैं 93 से छात्र राजनीति में हूँ। एबीवीपी में आप रहे हैं विद्यार्थी सर, परिषद में बिल्कुल। संगठन मंत्री रहा, उससे पहले छात्र संघ का महासचिव रहा। जी जी बिल्कुल। मैंने लगभग 30 साल के मेरे इस राजनीतिक यात्रा में या सामाजिक क्षेत्र में काम करते हुए पूरे राजस्थान में विभिन्न तरीके से मैं सक्रिय रहा हूँ। जी लेकिन इस बार दुर्भाग्य तरीके से देख रहा हूँ, इतना भयानक क्राइम राजस्थान में और इतनी जघन्य तरीके का अपराध, जी ये मतलब रोंगटे कपा देने वाली है। मैं 3-4 घटनाओं का वर्णन करूंगा जो देख करके, सुन करके ये आदमी सन्न रह जाता है। जी थानागाजी में एक लड़की के साथ बलात्कार होता है उसके पति के सामने, जी और पति के सामने बलात्कार होता है और गैंगरेप होता है 4 लोगों का। जी सरकार 6 दिन तक उस मामले को दबा देती है क्योंकि लोकसभा चुनाव थे, जी और 6 दिन बाद में वो घटनाक्रम जब जनता के सामने आता है, इतना हृदय विदारक होता है कि उसको आप मतलब भूल नहीं सकते। जी आप दूसरी घटना बताता हूँ मैं आपको। बस्सी विधानसभा क्षेत्र में गांव से एक बच्ची को उसके माता पिता के सामने उठा करके ले जाते हैं, माता पिता उसके पीछे भगते हैं, उनको माँ बाप को गोली मार दी जाती है, बच्ची को उसके साथ गैंगरेप होता है और उसको भी मार दिया जाता है। तीसरी घटना हिंडोन में एक घटना घटती है और किस प्रकार से हम देखते हैं कि लड़की को घर से उठा करके ले जाते हैं, उसके साथ गैंगरेप करते हैं, गैंगरेप करने के बाद में उसके ऊपर एसिड डालते हैं, एसिड डालने के जी बाद उसको कुएं में डाल कुएं देते हैं, में गोली डाल मार देते हैं। जी ये ऐसे, और खाजूवाला की फिर घटनाएं, ऐसी बहुत काजूवाला सारी दिलवाला घटनाएं की हैं। घटना है जिसमें बच्ची को मैं ये बच्चे में जानना चाह डाल रहा दिया। हूं कि क्राइम राजस्थान में पहले भी हुआ है, लेकिन ये जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है यानी कि संगठित अपराध, सांचौर जो कि गुजरात से टच जिला है, वहां हरियाणा के अपराधी आके गोली मार जाते हैं किसी को। तो ये गैंगवार, अभी जयपुर की एक हालिया घटना देखें कि चाहे वो शराब के व्यवसाय पे कब्जा करने की कोशिश हो, तो ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है। इसके खिलाफ सीएम बयान दे रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, वो इच्छा शक्ति जाहिर भी कर रहे हैं। तो क्या कारण है? और पार्टी का, आपकी पार्टी का कोई बड़ा विरोध सामने ऐसा नहीं आया कि सरकार को आपने मजबूर किया हो कि वो चीजें बदले? अगर किसी इलाके में ऑर्गेनाइज क्राइम चल रहा है, तो मैंने बहुत पहले, आज से 15 साल पहले जब वसुंधरा राजे की सरकार थी, तो सुना था कि एसएचओ सस्पेंड होगा या अधिकारी पे कार्रवाई होगी। देखिए, मैं आपको इसके थोड़ी बैक में ले जाता हूँ। जी मुख्यमंत्री जी 2019 में जब पुलिस अधीक्षकों की पहली बैठक करते हैं, जी
तो आप उस समय का वीडियो फुटेज उठा करके देखिए, मुझे अच्छी तरह याद है। तो वो ये कहते हैं कि पुलिस के बड़े अधिकारी छोटे अधिकारियों से पैसे लेते हैं। ये बयान वो दिया उन्होंने 2019 में। और 2024 में अभी 4 दिन पहले उन्होंने ये कहा कि मैं इनके हाथ मुक्त करता हूं, आप क्राइम को कंट्रोल करिए। मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री से जानना चाहता हूं, 2019 से लेकर के 2023 में माने आप पहुंचे हैं, आपने इस दिशा में अधिकारियों को ठीक करने की दिशा में क्या कदम उठाए? क्राइम को कंट्रोल करने के लिए कुछ प्रयास किया हो? क्योंकि इनका पूरी साल 4 साल, इस 4 साढ़े 4 साल अपनी सरकार को बचाने में लग गया। और इसलिए राजस्थान में एक मुख्यमंत्री नहीं, 116 मुख्यमंत्रियों ने राजस्थान को विभिन्न तरीकों से लूटा जी। और उसी का परिणाम है कि संगठित अपराध सब, जब आपका एसएचओ, आपका एसडीएम, आपका एमएलए बैठ करके ये तय करेंगे कि इस जमीन पे अपने को कब्जा करना है, 350 करोड़ की जमीन है, ये एनी हाउ अपने को लेनी है जी। तो फिर कौन बचा सकता साहब उसको? कोई बचा ही नहीं सकता। आप बयान वाली बात कर रहे हैं मुकेश जी, मैं आपको एक और बयान याद दिलाना चाहूंगा कल का, जिसमें मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि जुडिशरी में भयंकर भ्रष्टाचार है, न्यायपालिका पे उन्होंने आरोप लगाया है। तो स्वीकार तो रहे हैं मुख्यमंत्री, क्या ये सच है या किसी तरह की और चीज का नाम देंगे इसको? मैं क्या कहना चाहूंगा, वो अभी जो कुछ भी बोल रहे हैं पिछले 6 महीने से जी, वो डिजाइन बॉक्स द्वारा डिजाइन किए चीजों को बोल रहे हैं जी। उसका अर्थ क्या होगा, उसका अनर्थ क्या होगा, उससे परिणाम क्या आएगा, उस पर वो सोच ही नहीं रहे। मैं 3-4 बयान बताता हूँ आपको जी। वो डॉक्टर को कहते हैं कि ये सबसे ज्यादा चोर है जी। वो पुलिस अधिकारियों को कहते हैं सबसे ज्यादा चोर है। अभी जुडिशरी कह रहे हैं सबसे ज्यादा। तो देश में ईमानदार आप ही बचे हैं, और तो कोई ईमानदार है ही नहीं। तो आपने ईमानदारी दिखाने के लिए राजस्थान की जनता, जो मैं आपको बताता हूं किस प्रकार से लूट रही है। अभी कैग की रिपोर्ट, चार अलग अलग जिलों में कैग ने सर्वे कराया अवैध माइनिंग का जी। और उसमें जो सर्वे, मैं नहीं कह रहा, कैग की रिपोर्ट है हाँ। उसमें अवैध माइनिंग में जो कैग कह रहा है कि राजस्थान में 172 करोड़ रुपए के अवैध माइनिंग हो गई जी। केवल 4 तहसील हैं, 4 जिलों की अलग अलग 4 तहसील। उसका विस्तृत जब मैंने जानकारी की कि भी ऑल ओवर रिपोर्ट क्या कहती है, तो ऑल ओवर रिपोर्ट ये कह रही साहब कि पिछले 4 साल में जो सैटेलाइट द्वारा स्थापित चीजें, मैं नहीं कह रहा, 35,000 करोड़ रुपए का अवैध खनन राजस्थान में हो गया। किसकी जेब में गया? इन्हीं लोगों, जो माफिया उस पर काम कर रहे हैं। भरत सिंह कुंदनपुर इन्हीं के विधायक हैं, लगातार ये मुद्दा उठा रहे हैं। वो खुले तौर पे खनन मंत्री प्रमोद जैन भाया पे आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं वो तो भाया रे भाया तूने खूब खाया जी। यही बात राजेंद्र गुढ़ा जो झुंझुनू के उदयपुर वाटी से विधायक हैं, लाल डायरी में, और क्या यही तो है जी। लाल डायरी में ये सारा हिसाब है, किसको पैसा गया, किसने माइनिंग कराई, वो किस में एमएलए के खाते में गया, एमएलए साहब को कितना मिला, बाकी लोगों को कितना, सारा हिसाब उसमें। आप और जहाँ राजनीति करते हैं, पड़ोस में हैं आपके, तो कोई पन्ने वन्ने देखे आपने लाल डायरी? मैं तो पन्ने ही बोल रहा हूँ ना आपके सामने। ये पन्ने ही तो कह रहा हूँ मैं। कितने पन्ने गिनाऊं साहब? मैं आपको कहता हूँ, राजस्थान में 750 थाने हैं जी। 750 थाने में आज अगर अपन बंदी की बात करें, मैं एक छोटा सा एक बयान आपको बताना चाहूंगा। मुख्यमंत्री जी ने, जब वसुंधरा जी की सरकार थी, तो उस समय उन्होंने कहा कि बजरी माफियाओं से 5 करोड़ रुपए प्रति माह सरकार के खाते में जाते। 5 करोड़ रुपए, केवल 5 करोड़। अभी मैंने एकदम अधिकृत जानकारी के हिसाब से आपको कहता हूं कि प्रत्येक थाने से 5 लाख रुपए की शराब के नाम पे बंदी है। 5 लाख रुपए की, 750 से आप इंटू करिए, हाँ खूब हो गया। 40 करोड़ रुपए प्रति माह राजस्थान के ठेकेदारों से इकट्ठा होकर के किसके पास जा रहा है? तो 480 करोड़ रुपए सालाना मुख्यमंत्री जी आपकी जेब में जा रहा है। आप कैसे रात को 8 बजे आप नारा ही दे सकते हो? आप राजस्थान में 8 बजे के बाद कहीं चले जाइए, आपको ऐसे सेल्समैन मिलेगा, चाहे आप कहोगे तो घर पे पहुंचा देगा आपके। तो जिस प्रकार का गठजोड़ एक प्रकार से इस बार मैंने देखा है, तो कोई महकमा ऐसा नहीं जिसमें आप देखोगे उसी में दारू की बोतल, चूंकि आप तो सर ब्राह्मण हैं तो काम कम पड़ा होगा, उस पर लिखा हुआ होता है शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, लेकिन जो शराब बेचने वाला महकमा है उसी महकमे का जिम्मा स्वास्थ्य वाले मंत्री को दिया हुआ है। तो इस पे मैं आपकी राय शुमारी चाहूंगा। ऐसा ना कि दोनों का कलेक्शन सेंटर एक है जी। ये डिपार्टमेंट इसीलिए दोनों के पास है, दोनों का कलेक्शन सेंटर है कि एक आदमी के पास दोनों के अलग अलग जगह से आना नहीं पड़ेगा ना। एक ही आदमी से हिसाब कर लेंगे, दारू का हिसाब भी उससे करेंगे, हेल्थ का हिसाब भी उससे करा लेंगे जी। तो मैं बता रहा हूं कि फिनाइल जैसी चीजों में भी अगर बड़ा घोटाला है, जो छोटी से छोटी चीज हेल्थ में परचेज होती है, और कोविड के समय आप और हम सब ने देखा है जी। और जिनकी विदाई हुई मंत्रालय में,
जी। वो शायद इसी कारण था, उनका हिसाब ठीक से नहीं मिला इसलिए उनको गुजरात भेज दिया, रघु शर्मा जी को। है ना। मैं नहीं कहूंगा किसका, लेकिन जी उनका हिसाब किताब ठीक नहीं मिला। जी। जितना पैसा मुख्यमंत्री जी के पास डाइवर्ट होना चाहिए नहीं हुआ, नहीं हुआ तो उनको रवाना कर दिया। नहीं, तो उनको जिनका गुजरात। भी रवाना हुआ वो रवानगी इसीलिए है, वो जी चाहे हरीश चौधरी जी का हुआ तो हरीश चौधरी जी का इसलिए हुआ, रिफाइनरी का हिसाब नहीं मिला। जी। तो जिनका हिसाब इसमें नहीं मिला, आप मुझे बताइए, जिनको सबसे ज्यादा चिपकाए रखते हैं मुख्यमंत्री जी, डोटासरा जी को, नाथी का बाड़ा आप सबने सुना, जी जी। उस उस मंत्री के खिलाफ खुद बिरला ऑडिटोरियम में कहते हैं अध्यापकों को, भाई आपके पैसे लगते हैं, तो ट्रांसफर। अध्यापक खड़े नहीं हुए, उछल उछल के उनका कि हमको पैसे देने पड़ते हैं, पैसे देने पड़ते हैं। बिल्कुल। अब अगर अगर वास्तव में कोई अगर इस प्रकार का स्वाभिमानी नेता होता, उसी दिन रिजाइन कर देता, जी लेकिन डोटासरा ने रिजाइन नहीं किया। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि ये एक सोची समझी पॉलिटिक्स का हिस्सा है इनका, कि किसको कैसे डिफ्यूज करना है, कैसे अपने पिंजरे में बंद करना है, जी और पिंजरे में बंद करने के लिए उससे पहले गलतियां कराते हैं फिर उसको। इसलिए आज राजस्थान का युवा पेपर लीक को लेकर के, जी। अपराध को लेकर के, भ्रष्टाचार को लेकर के, महिला अपराध को लेकर के, दलित अपराध को लेकर के जिस प्रकार से कुंठित है, जी मैं समझता हूं कि आप कितना भी दे दीजिए। आज राहत कैंप के नाम पे ये चाहे महिलाओं को मोबाइल बांट रहे हैं, मैं 2-3 कैंपों को मैंने देखा प्रत्यक्ष से वहां जाकर के। जी आप 1000 महिलाएं लाइन में खड़ी हैं, आपकी मोबाइल कंपनी के पास 150 मोबाइल हैं, जी। तो उनमें से 850 तो वापस जा रही हैं और वो गाड़ी निकालती हुई जा रही हैं कि हमको धोखा दे रहे हैं। अब आप बताइए, मुझे नहीं लगता कि 40,000 मोबाइल ये देंगे और बाकी लोगों को गारंटी कार्ड देंगे। और कौन देगा गारंटी उनको, क्योंकि आप तो जाने वाले हैं। हाँ, सरकार की तो गारंटी जिस नहीं। प्रकार से आप राजस्थान को लुटा रहे हो, ये मुझे लगता है कि राजस्थान के आने वाले समय में युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। मैं बताना चाहूंगा, जितना पैसे का दुरुपयोग इस बार ये कर रहे हैं, जी जितना विज्ञापन पे इन्होंने खर्चा किया, उस विज्ञापन से किसी गांव में सड़क बन सकती थी, उस विज्ञापन से किसी गांव में कमरा बन सकता है स्कूल का, उस विज्ञापन से कोई हॉस्पिटल आ सकता था, उस विज्ञापन से कोई डॉक्टर लग सकता था, लेकिन ये नहीं किया, क्योंकि इनको जनता का भलाई करना नहीं, क्योंकि इन्होंने ये समझ लिया कि झूठ के आधार पे हम 2019 में आ गए, उसी झूठ के आधार पे इस बार हम आ जाएंगे। इसलिए केवल जातीय कैलकुलेशन के काम में जरूर मुख्यमंत्री जी लगे हुए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि राजस्थान की जनता के मन से अब ये जादूगर हट गया है और 2/3 बहुमत से भारतीय जनता पार्टी को सरकार देने वाला है। बीजेपी का जो लीडरशिप क्राइसिस एक कह रहे हैं, 4 यात्राएं, पहले 4 लोग राजस्थान के तय किए गए थे, अब कह रहे हैं कोई चेहरा नहीं होगा, मोदी जी के चेहरे पे चुनाव होगा, तो क्या बीजेपी निकाल लेगी इस चुनाव को? देखिए, मैं इसको थोड़ा सा दूसरे दृष्टिकोण से देखता हूँ। राजस्थान में चुनाव नहीं, चुनाव 4 स्टेट में है, जी 5 में 5 तेलंगाना स्टेट जी में, तेलंगाना को जोड़ते हैं। जी तो सेंट्रल में पार्टी जब किसी चीज को सोचती होगी तो वो सब स्टेट की एक जैसी स्ट्रेटेजी के आधार पर चुनाव को आगे ले जाती जी है। इसलिए ये भाजपा के संसदीय बोर्ड का काम है कि वो किसको लीडर बनाता है, किसको लीडर नहीं बनाता है। जी और पार्टी में आज मोदी जी के नेतृत्व में पार्टी ने नीचे तक जिस प्रकार से वर्किंग की है, क्योंकि हम तो पार्टी विद डिफरेंस और कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, जी बिल्कुल कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो सीधा आकर के कहीं से कुछ बन गया हो। जी ऐसा आज राजस्थान भाजपा में भी अगर हम सोचे तो कोई नहीं है। वसुंधरा जी ले तो उनकी माता जी ने इतना काम किया पार्टी के लिए और उन्होंने खुद ने भी काम किया, 2-3 बार एमएलए रहे, उसके बाद मुख्यमंत्री भी नहीं है। ऐसा तो है नहीं उनको आते ही सीधे ही मुख्यमंत्री बना 5 दिया, बार एमपी रहे, एक 5 बार बार एमएलए। तो जो भी नेता है आज पार्टी में, जितने भी लोग काम कर रहे हैं, चाहे ओम बिरला जी हो, चाहे गजेंद्र सिंह जी हो, सतीश पूनिया जी हो, राजेंद्र राठौड़ जी हो, जितने भी अर्जुन मेघवाल जी, जो भी नाम अपन काउंट करते हैं, वो सब ग्रास रूट पे जिन्होंने काम करके पार्टी में आगे बढ़े वो लोग हैं। तो मुझे नहीं लगता पार्टी में कोई क्राइसिस है। हाँ, पार्टी सेंट्रल नेतृत्व जिस दिन इस बात को तय कर लेगा कि हमको यहाँ इस चीज की आवश्यकता है, यहाँ करने से कुछ होगा, तो उस दिन उसका निर्णय होगा। बिल्कुल। इसलिए उसको ये आपका पड़ोसी, आपके पास कोटा संभाग का प्रभार है, कोटा संभाग की एक सीट हिंडोली भीलवाड़ा लोकसभा में आती है। भीलवाड़ा जिले की शाहपुरा सीट पे कैलाश मेघवाल जी का एक बयान है, जैसे आप कह रहे हैं पुराने लोग पार्टी में समर्पित भाव से काम करने वाले व्यक्ति रहे, वो राजसमंद में चुनाव लड़े, वो अजमेर से लड़े, टोंक से लड़े, जालोर से लोकसभा लड़े। अब 90 साल की उम्र में उनका अर्जुन मेघवाल जी को लेकर एक बड़ा बयान आया है, तो क्या आपको लगता है कि वो कांग्रेस के लूप में है? देखिए, वो बहुत सीनियर नेता है, मैं उनके बारे में कुछ कहूँ ये मेरे जैसे सामान्य कार्यकर्ता के लिए ठीक नहीं। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगा
हर एक व्यक्ति का काम है वो अपनी मर्यादा में रहे। जी बिल्कुल। और मुझे लगता है कि पार्टी भी तभी तक चिंता करती है जब तक आदमी मर्यादा में है। जी बिल्कुल। जब मर्यादा छोड़ देता है तो फिर पार्टी भी छोड़ देती देश है। के विधि मंत्री पे उन्होंने आरोप लगाए मैं वही हैं। कह रहा हूँ, पार्टी भी छोड़ देती है, और पार्टी जिन जिनने छोड़ी है जी। उनकी क्या गति रही है, क्या दुर्गति हो, आप और हम सबके सामने है। जी सर। और मुझे लगता है कि एक समय के बाद में पार्टी बहुत लोगों को सम्मान पूर्वक सम्मान देती है। जी बिल्कुल। और कैलाश मेघवाल जी को जो सम्मान भारतीय जनता पार्टी ने दिया है, वो मुझे नहीं लगता कि वो इस जन्म में पार्टी का उस कर्जे को उतार सकते हैं क्या। बिल्कुल। उसके लिए उनको जन्म दोबारा लेकर के उस कर्जे को उतारना पड़ेगा कि भाई मैंने, पार्टी ने मुझे सब जब जो मांगा वो दिया उनको, जी। है ना। तो इस मोड़ पे आकर के वो अगर इस प्रकार का कोई आरोप प्रत्यारोप करते हैं जी। तो मैं ऐसा मानता हूं कि उनकी फितरत में है कुछ चीजें। अब कोटा संभाग के प्रभारी हैं, 17 सीटें हैं शायद विधानसभा जी। की वहां, उसमें से 7 कांग्रेस के पास है, 10 बीजेपी के पास है। मतलब एक अच्छी स्थिति में है बीजेपी वहां पे। तो क्या इस बार बढ़ेगी या कुछ और? क्योंकि वहां समीकरण अलग तरीके के नजर आते हैं, वहां मैं वसुंधरा राजे का प्रभाव है। मैं जी। आपको ये कहना चाहूंगा कि ओम बिरला जैसे कद्दावर नेता है वहां पे। मैं निश्चित रूप से आपको कहना चाहूंगा कि जिस दिन चुनाव परिणाम आएगा जी। उस दिन भी शायद आप और हम मिले, ऐसा मैं जी जी अपेक्षा करता हूँ। बिल्कुल लेकिन मैं जरूर। आपको आज कह रहा हूँ ये कि हाड़ौती में निश्चित रूप से 17-0 का स्कोर रहेगा। जी। एक भी सीट कांग्रेस की आने वाली नहीं है, न मुझे कोई गुंजाइश तो लगती शांति धारीवाल भी नहीं जीतेंगे, जिनको लेके लाल डायरी में आरोप लगा रहे हैं आपके है। मैं पड़ोसी विधायक। मैं कह रहा हूँ ना, वो ठीक कह रहे हैं जी। कि आदमी, आप ये देखेंगे तो डेवलपमेंट के नाम पे किस प्रकार से भ्रष्टाचार किया जा सकता है, ये अगर आपको साक्षात्कार करना है तो मैं कहूँगा आप स्टोरी करिए इस पे, जी। तो वो कोटा में देख सकते हैं कि 2.5 करोड़ का हाथी या तो मायावती ने लगाया या शांति धारीवाल ने लगाया। जी। एक रिवर फ्रंट बनाने में 12,000 करोड़ रुपए लगा दिए, ओ। 12,000 करोड़ रुपए। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि कितना पैसे का मिसयूज किया होगा उसमें। तो मैं समझता हूँ कि ये इस प्रकार का करप्शन ये जनता में कहीं न कहीं चर्चा में है वहाँ। जी बिल्कुल। और लोग केवल और केवल, मैं आपको आज कह रहा हूँ, केवल और केवल अभी इस पे टिके हुए हैं कि कब आचार संहिता लगे। आचार संहिता लगने के बाद जी। कई डायरियां कई मंत्रियों की निकल के आएगी, डायरिया ही नहीं, कई सीडी भी आएंगी जी जिनमें कांग्रेस के लोग बगले झांकते दिखेंगे आपको। बिल्कुल। सर, कास्ट इक्वेशन की अगर बात करें अपन उस इलाके में, खास करके जहां बीजेपी का काम कर रहे हैं, तो क्या नजर आता है आपको? मतलब जैनों की संख्या बहुत कम है वहां पे अगर इस हिसाब से देखा जाए तो, लेकिन वहां पे अ, आपके प्रमोद भाया, आबादी कम है समाज की लेकिन जीत रहे हैं। शांति धारीवाल जीत रहे हैं वहां से। तो ये जो बाकी जो बड़ी कास्ट है, मान लीजिए गुजर, 2 गुजर हारे हैं, 1 जीते हैं हाड़ौती में, तो कैसे इसको, और गुजर मीणा जो कॉन्फ्लिक्ट है कि पीपलदा जो सामान्य सीट है वहां से मीणा जीत रहे हैं, तो ये दूसरी जातियों में एक अलग तरीके के मैसेज और वो है, तो उसको आप किस तरह से देखते हैं कि वहां कास्ट इक्वेशन इस बार क्या रहेंगे? देखिए, मैं जहां तक मैंने अभी हाड़ौती को देखा, हाड़ौती में बाकी राजस्थान की तुलना में जातिवाद कम है, ये बिल्कुल सही है। जी सर। तो लोग व्यक्ति को टेस्ट करते हैं कि भाई वो उनके जो वादे उसने किए, जो हमारे लिए काम करना था, वो किया कि नहीं किया। जी। और जब उनको ये लगता है कि जो करने के बजाय इन्होंने अपने आप को सामर्थ्यशाली बनाया है, जी। तो फिर जनता उसका बराबर जवाब देती है। और इसीलिए आप ये देखिए कि लगातार चुनाव जीतना, जी हाँ बिल्कुल। इतना सब कुछ होने के बाद भी आप लगातार चुनाव क्यों नहीं जीत पा रहे हैं वहाँ, तो उसका कारण यही है जी। कि लोगों को लगता है कि इन्होंने जो जन के लिए काम होना चाहिए वो खुद नहीं किया, वो खुद के लिए काम किया। जी। और इसलिए आप अगर काम के आधार पर देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के जो जनप्रतिनिधि रहे हैं वहाँ, वो लगातार इसीलिए रिपीट हुए हैं कि उन्होंने जनता के बीच में रह करके जनता जैसी चाहती है वैसा डेवलपमेंट का काम किया। और पिछले 15-20 साल में आप देखेंगे तो हाड़ौती जो डेवलप हुआ है उसमें भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा योगदान है। सर, अभी आपके पास तो आवेदन आ रहे होंगे या आप साथ जाते होंगे प्रभारियों के, तो क्या कौन कौन, क्या ओम बिरला जी ट्राई कर रहे हैं हाड़ौती में वापस विधानसभा में आने की? ऐसा लोग कह रहे हैं ओम बिरला जी मस्ट बी ए सीएम कैंडिडेट फ्रॉम राजस्थान। नहीं, मैंने कहा ना कि देखिए, पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा कौन मुख्यमंत्री बनेगा, क्या होगा। जी। और
ये जो लीडरशिप है राजस्थान की, जी। उसमें से भी कौन विधानसभा का चुनाव लड़ेगा, कौन नहीं ऐसा लड़ेगा। माना जा रहा है कई एमपी लड़ सकते हैं, तो मैं उसी लिहाज से पूछ रहा मैं हूँ वही कि कह वहाँ रहा हूँ दुष्यंत सिंह जी एमपी हैं, वहां से ओम बिरला जी एमपी हैं। देखिए, तो ये पार्टी में समय समय पे रिफॉर्म होता रहता है, जी और इसलिए ये काम सेंट्रल लीडरशिप का है कि उनको राजस्थान में किसको चुनाव लड़ाना है, किसको नहीं लड़ाना। जी। क्योंकि मुझे लगता है कि नहीं, उनके समर्थकों की 2014 ओर से आपके पास कोई डिमांड? मेरे पास अभी कोई ऐसी डिमांड नहीं, जी लेकिन जी 2014 के बाद से पार्टी ने चुनाव की दृष्टि से अपने आप को एक बहुत बैलेंस तरीके से स्टेबल कर लिया है, जी और पार्टी ने हर चीज में कोई फॉर्मूला बना दिया है। जी ऐसा नहीं है कि कोई भी तो जिसका भी जजमेंट हो ना, उस फॉर्मूले के आधार पर। जैसे पार्टी ने टिकट के नाते से 3 फॉर्मूला है पार्टी का: जी सर्वे, समीकरण और सहमति। जी। हाँ ये 3 चीजें पार्टी ने मोटा मोटा बना रखी है कि भाई उस कॉन्स्टेंसी का सर्वे क्या कह रहा है, कौन लोग वहाँ ठीक कैंडिडेट हो सकते हैं, जी फिर वहाँ का समीकरण क्या है, बिल्कुल। ऑल ओवर उस जिले का वहाँ कौन से हाँ, समीकरण में आपको, आसपास क्या चीजों पे असर पड़ता है ये है ना। सारा। और फिर ऐसा कौन नाम जिसपे सहमति बन जाए, पार्टी के लिए भी डेडिकेशन हो। तो ऐसा तीनों चीजों को मिलाकर के पार्टी में डिसीजन होता है, और उसी के आधार पे मोटा मोटा मैंने तो अभी उपाध्यक्ष के नाते से, मंत्री के नाते से भी दूसरे स्टेट में जाकर के मैंने पार्टी के लिए काम करने का जब मुझे अवसर जी दिया, तो बिल्कुल। मैंने देखा है। तो पार्टी ने इस नाते से बहुत स्मूथली चीजें की है, और इसी का कारण है कि आज पार्टी विभिन्न प्रदेशों में जो रिपीट हो रही है, और खास करके उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेश में रिपीट होना जो राजनीति का गढ़ माना जाता हाँ हाँ है, बिल्कुल। वो आज सब तक यही कोई कारण सीएम रिपीट नहीं हुआ, वो जो ये 5 साल रहा है। यही कारण है जो इस संपूर्णानंद जो राजस्थान के राज्यपाल रहे, वो जरूर एक बार रिपीट हुआ, लेकिन कुछ समय ही रहे फिर। तो ये यही कारण है जिसके कारण से पार्टी रिपीट हुई है, जो इन फॉर्मूलों के आधार पर जो मोदी जी और अमित शाह जी और आदरणीय नड्डा जी ने डायरेक्शन दी, उस डायरेक्शन का नीचे तक कार्यकर्ता फॉलो करता है। आपकी पॉलिटिक्स पर पर्सनली बात करें, आपने जो स्टेट इलेक्शन कमीशन के निकाय चुनाव से शुरुआत की, उसके बाद लेजिस्लेशन की ओर जाने की ओर क्या विचार है आपका? क्योंकि पार्टी ये कह रही है संगठन वाले लोगों को, हम जो संगठन में बड़ी जिम्मेदारियों पे हैं उनको हम चुनाव नहीं लड़ाएंगे। तो आप क्या सोचते हैं, या वो निर्णय केवल जो अध्यक्ष या इस तरह के प्रभार है उन्हीं के पास हैं, उनके लिए ही हैं, या देखिए आप चुनाव लड़ने का मानस रखते हैं खुद? देखिए मैं ये निवेदन करूंगा कि निश्चित रूप से राजनीति में काम करने वाला कोई कार्यकर्ता ऐसा नहीं है जो जी लोकसभा या विधानसभा में नहीं जाना चाहता हो। जी सभी जाना चाहते हैं, और उस नाते से जब भी अवसर आया, 2008 में मैंने नवलगढ़ ट्राई किया था, जी पार्टी के समझौते में सीट चली गई थी। जी 13 में मुझे स्वयं पार्टी के सीनियर नेताओं ने कहा कि इस बार आपको चुनाव नहीं लड़ना, हम आपको बड़ी जिम्मेदारी देंगे। जी मैंने उनके आदेश की पालना की। जी 18 में पॉलिटिकल समीकरण कुछ राजस्थान का बदल गया, इसलिए मैं टिकट से वंचित हो गया, जी और मैं उस समय आश्वस्त भी था कि मुझे पार्टी चुनाव लड़ाएगी। इस बार मुझे लगता है कि ये बात ठीक है कि एक प्रकार से ये चीज़ें चलती है कि पदाधिकारी है, ये है, वो सब चीज़ें, लेकिन ऐसा कहीं कोई बाध्यता नहीं, आज तक कभी हुआ भी नहीं है कि कोई जी। पदाधिकारी चुनाव नहीं लड़ेगा। हाँ हाँ बिल्कुल। मैंने कहा ना, वो फार्मूला मैंने बताया आपको, उस फार्मूले में जो फिट है हाँ, उसको उसको समीकरण, उसके सर्वे और अनुकूल समझौता। पार्टी जी जी। चुनाव सहमति। लड़ाती है, और इसलिए अगर पार्टी मौका देती है, तो मैंने जयपुर की विद्यानगर से मानस बना रखा है। जी। अब ये पार्टी पे निर्णय पे निर्भर करता है कि पार्टी उसके लिए मूलतः आप रहने वाले शेखावाटी में नवलगढ़, आपने बगड़। बगड़ से हैं, बगड़ के आप उपाध्यक्ष रहे थे, और विद्याधर नगर वैसे एक अच्छी सीट है, तो अगर आपको टिकट मिलता है तो सर शुभकामनाएं हमारी। तो ये मुकेश दादिज जी हैं, और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, लगातार दूसरी बार, इससे पहले प्रदेश मंत्री रहे। और आज आपने राजस्थान से जुड़े हुए बीजेपी की रीति नीति के मुद्दों पे और आगामी चुनाव में क्या माहौल रहेगा, इन तमाम पहलुओं पे, बिंदुओं पे बात की। हम बहुत आपका आभार व्यक्त करते हैं सर, और आपसे अपील करते हैं कि अगर आपने अब तक थिंक 360 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें।